Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 2 for class 11 and chapter is the law of motion. तो बेटा आज हमें जो बात करनी बेटा वो बात करनी बेटा हमें इसकी आज हमें बात करनी बेटा इम्पल्स की। तो बेटा इम्पल्स को जो शो करा जाता है बेटा वो आई से शो करता है। तो बेटा एक टर्म होगी बेटा आपके पास इम्पल्सिव फोर्स। क्या होगी बेटा? इम्पल्सिव फोर्स। अब तो बेटे जो इम्पल्सिव फोर्स है बेटे वो क्या होता है? जब एक लार्ज फोर्स किसी बॉडी पर लगती है, जब एक बहुत लार्ज फोर्स एक बॉडी पर लगती है फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। को बेटे क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट के मैच में अगर आप देखें तो एक फास्ट बॉलर जो होता है वो बहुत तेज़ी से बॉल करता है और बैट्समैन उस बॉल को हिट जब करता है तो बल्ले और बॉल के बीच में जो कांटेक्ट का टाइम होता है इट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। तो बैट्समैन ने जब बल्ले पर बॉल को जब हिट करा तो बैट और बॉल का जो संपर्क होने का जो समय रहा वो बहुत स्मॉल रहा। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन रहा इट इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट। तो बैट ने जो बॉल पर लगाई उसको हम कहेंगे बेटे इम्पल्सिव फोर्स। को क्या कहा जाता है बेटे? इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है। अब बेटे जो इम्पल्स है वो क्या चीज़ होती है? इम्पल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स which acts on a body for a short interval of time. Impulse is defined as the product of force and the time interval for which it acts on the body. यानी बेटे जो इम्पल्स होता है, जो इम्पल्स हुआ वो क्या हुआ? जो आपके पास फोर्स रही एक तरह से बेटा आप इम्पल्स फोर्स ही कह सकते हैं, और टाइम ड्यूरेशन जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है। तो इसको बेटा हम आई से लिखते हैं, इसको बेटा हम एफ से लिखते हैं और इसको हम टी से लिखते हैं। तो बेटा जो इम्पल्सिव होता है, जो इम्पल्सिव आई होता है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बेटा एक होती है इम्पल्सिव थ्योरम। अब ये जो इम्पल्सिव थ्योरम बेटा पेपर में आ जाती है, इम्पल्सिव थ्योरम। तो इम्पल्सिव थ्योरम क्या कहते हैं बेटे? इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंट। यानी कि जो इम्पल्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो इम्पल्स लगता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉल, जब फास्ट बॉलर ने बॉल फेंकी तो उस बॉल का मास था, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो P1 इज इक्वल टू m इंटू यू था। बल्लेबाज ने उसको हिट करी बॉल, तो बॉल का मास तो वही रहा लेकिन उसकी वेलोसिटी बदल गई। तो मान लिया P2 हो गया बेटे आपके पास m इंटू वी। तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम है वही बेटे आपके पास इम्पल्स होता है। इसको बेटे हमें प्रूव करना है। तो बेटे बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ, बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू जो होता है वो dp अपॉन dt होता है। ठीक है ना? तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं f इंटू डी टी इज इक्वल टू dp। ठीक है ना? तो इंटीग्रेट करते हैं बेटे, इंटीग्रेट on both the sides with proper limit। प्रॉपर लिमिट के साथ बेटा इसका दोनों का बेटा हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मान लो बेटा जब बॉल टकराई नहीं बल्ले से तो वो टाइम मान लो 0 था। ठीक है ना? और जब बॉल बल्ले से बॉल का जो संपर्क रहा एक से वो t टाइम के ले रहा है, तो 0 से आपके पास क्या हुआ बेटा? आपके पास dt हो गया। और dp मान लिया बेटा इनिशियल मोमेंटम P1 था, फाइनल मोमेंटम आपके पास P2 था। तो बेटा इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा क्या आता है? f इंटू टी, 0 से t, p, P1 से P2। तो बताओ बेटे f इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू P2 माइनस P।
तो बताओ बेटे F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 आया क्या, ठीक है ना। और बताओ बेटे यहीं से बेटे हम इसको लिख सकते हैं। तो बताओ बेटे F इंटू टी क्या बताओ बेटे I नहीं है बेटे, तो बताओ I इज इक्वल टू F इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 हुआ या नहीं। करेक्ट, आप वेक्टर का फॉर्मूला लगा लो आप इसके ऊपर। तो बेटे जो आपके पास जो इम्पल्स होता है वो F इंटू टी भी होता है, फोर्स इंटू कॉन्टैक्ट टाइम होता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि वास्तव में बेटे जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। करेक्ट, तो ये हो बेटा आपके पास इम्पल्स के बारे में। अब बेटे एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बेटे सब बच्चे जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जो एक्शन होता है वो रिएक्शन है। यानी कि बेटे दोनों ही एक फोर्स है, आप किसी ऑब्जेक्ट पर जितनी आप फोर्स लगाओगे दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर ही इतनी फोर्स लगाएगा। मान लो बेटे इस बॉल को मैंने 2 न्यूटन से हिट करा, तो 2 ये मेरा एक्शन हुआ, तो ये 100% ये बॉल भी मुझे 2 न्यूटन की रिएक्शन देगा, वो हो गई बेटा आपके पास रिएक्शन। इसी प्रकार से मान सकते हैं बेटे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए है और एक ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास बी है। इसने जो फोर्स लगाता है बेटे ये आपके पास एफ बी ए है और ये जो लगाता है बेटे वो एफ ए बी है। तो बेटे जो एफ बी ए है वो क्या है, फोर्स, दिस इज द फोर्स exerted by body A on body B, करेक्ट। तो इसी प्रकार से बोले एफ ए बी जो होगा वो क्या होगा, ये बोले माइनस में होता है, ठीक है ना। तो फोर्स exerted by body B on body B। तो बताओ बेटे जो आपके पास जो फोर्स होगी वो एफ बी ए को बेटा अगर मैं एक्शन मानता हूं तो एफ ए बी आपके पास रिएक्शन होगी ही होगी। तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। और बेटा देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर मान ली बेटे एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका जो मास है वो मान लीजिए बेटा हमारे पास वो m है, तो बेटा जो वेट होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेटा क्या हो गया, W इज इक्वल टू mg। तो 100% जो भी सरफेस होगी उसके पास वो एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करता है। तो R क्या होता है बेटा आपके पास, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो हमेशा किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के, यानी कि सरफेस के वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बेटे मान लीजिए बेटे एक चीज आती है पेपर में बहुत आता है, ये सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ इज a real law of motion। वास्तव में जो सेकेंड लॉ होता है वो मोशन का वही एक्चुअल में लॉ होता है। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ प्रूव कर देते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज contained in second law of motion। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है बेटे वास्तव में वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होता है। ये बेटा हमें प्रूव करना है। एज
बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो बताओ बेटे एफ इजिकल टू एम इंटू ए होता है या नहीं? करेक्ट। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर मान लिया बेटे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में क्या कहा जाता है, इन दी अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही बना रहेगा विद यूनिफॉर्म मोशन से। तो दोनों ही केस में बेटे देखो एक्सेलरेशन जीरो है, अगर रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो बेटा अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, जीरो इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो बेटे मास नेवर कैन बी जीरो, सो एक्सेलरेशन इज द जीरो। तो वास्तव में बताओ बेटे क्या यही आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं होता? तो बेटे इसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे, एज एक्सेलरेशन इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सो दिस प्रूव्स द सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। करेक्ट। ये हुआ आपके पास। और जो नेक्स्ट है बेटा आपके पास सेकेंड वाला जो पार्ट होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। अब बेटा मान लीजिए आपके पास दो आइसोलेटेड बॉडी है, एक मान लो बॉडी ए है और ये बॉडी बी है आपके पास, ठीक है ना। तो ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है। तो F1 क्या है? फोर्स exerted on B by A, और F2 क्या है? फोर्स exerted on A by B। यानी बेटे F1 जो फोर्स लगा रहा है, वो जो F1 बेटे फोर्स किसकी है? ऑन बॉडी। जो फोर्स लगा रहा है B लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाई A, जो F1 है, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो गया बेटा आपके पास। तो बेटे जो बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, बताओ बेटे F1 इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt एंड F2 इज इक्वल टू dP2 अपॉन dt होगा नहीं होगा? तो बताओ बेटे जो टोटल फोर्स होगी, वो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू d अपॉन dt, अगर बेटे मैं कॉमन ले लूँ तो P1 प्लस P2 आपके पास होगा या नहीं होगा? करेक्ट। अब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum will be zero, that is d upon dt P1 plus P2 must be zero। तो बताओ बेटे अगर इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लूँ, ये वैल्यू बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दूँ, तो बताओ बेटे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो होगा या नहीं? तो बताओ बेटे F1 इज इक्वल टू माइनस का F2 होगा या नहीं होगा? तो बताओ बेटे ये प्रूव नहीं हुआ क्या न्यूटन से? ये आपका न्यूटन के सेकंड लॉ से न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं निकला है। तो ये क्या प्रूव करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज आल्सो कंटेन्ड इन द न्यूटन्स सेकंड लॉ। इट मीन्स कि क्या होगा बेटे F1 क्या हो गया बेटा हमारे पास एक्शन, तो ये क्या हो गया F2 हमारे पास बेटे रिएक्शन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। बहुत आता है बेटे क्वेश्चन, prove that second law is the real law of the motion, or first law contained in second law and third law is also contained in second law. So this is the lecture number 2। okay बेटा, ये lecture बेटे हम finish करते हैं। okay, thank you बेटा।